Let's continue our topic, our chapter, that is the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe, and the topic is a new conservatism after 1815. A new conservatism after 1815. And following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit. Were driven by a spirit of conservatism. 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिज्म की भावना से प्रेरित थी या कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट था। उनमें कंजर्वेटिज्म स्प्रेड था जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, नेपोलियन की हार के बाद से। और कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. कंजर्वेटिज्म बिलीव किस पे करते थे? कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड करते थे दैट established traditional institutions of state and society, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, ये जो स्टैब्लिश्ड है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड जो सोसाइटीज़ हैं वो मानते क्या थे, जो स्टैब्लिश्ड स्टेट और सोसाइटी है, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी है, दैट लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, मतलब इन सब को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें स्टैब्लिश्ड है उनको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है, एकजुट करके यूनिटी में प्रिजर्व करके या इसमें रखना चाहिए। दैट मोस्ट conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days, and जो मोस्ट कंजर्वेटिव थे, फिर भी जो मोस्ट ऑफ दी जो कंजर्वेटिव लोग थे रिवॉल्यूशनरी के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि दोबारा हमें रिटर्न होना पड़े रिवॉल्यूशनरी से पहले के डेज में। प्री रिवॉल्यूशनरी मतलब रिवॉल्यूशनरी से पहले। एंड that rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy, or rather they realized नेपोलियन ने क्या स्टार्ट किया था, नेपोलियन के आने से ही क्या हुआ था, रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड, मतलब हमने जो चेंजेस रियलाइज किए थे वो इनिशिएटेड किससे थे, नेपोलियन से थे। दैट मॉडर्नाइजेशन, कह सकते हो आप कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए चेंजेस या परिवर्तनों से उन्होंने, मतलब जो नेपोलियन ने चेंजेस स्टार्ट किए थे उन्होंने ये जान लिया था कि मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। और उन्होंने ये भी नेपोलियन के देखो नेपोलियन के चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया था कि जो हमारे मॉडर्नाइजेशन है, जो हमारा मोनार्की है, ऐसी जो परंपरा, जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसको बिल्कुल पावरफुल बनाती है या स्ट्रेंथन बनाती है। आप और हमें ये रियलाइज़ हो गया था जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उसके कारण मॉडर्नाइजेशन खुद एक स्ट्रेंथ दे रही थी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को। मॉडर्नाइजेशन क्या कर रही थी, एक स्ट्रेंथ दे रही थी
पावर दे रही थी। किसको पावर दे रही थी? हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को पावर दे रही थी। और उसमें ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में वो किसको पावर दे रही थी? मोनार्की को पावर दे रही थी। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। और इससे क्या हुआ? वो मोनार्की को पावर दे रही थी, और जब मोनार्की के हाथ में पावर आती है तो इससे क्या होता है? जो हमारी स्टेट है वो मोर इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो हमारी स्टेट है वो मोर इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. आप कह सकते हो कि एक मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। आप कह सकते हो कुशल मतलब एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, या अ डायनेमिक इकोनॉमी गतिशील इकोनॉमी, एंड द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म और सर्फडम। द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म आप एंड सर्फडम व स्ट्रेंथ दी। इन सब ने मिलकर ही स्ट्रेंथ दिया था ऑटोक्रेटिक मोनार्की को यूरोप में। ऑटोक्रेटिक मोनार्की को यूरोप में इन सब ने मिलकर ही स्ट्रेंथ दिया था, पावर दी थी। एंड स्ट्रेंथ दिया था, पावर दी थी। दैट in 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर। 1815 में क्या हुआ था? जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और यूरोपियन पावर्स के कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स थे? लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe। और उन्होंने क्या किया था? 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया हु और यूरोपियन इन सब यूरोपियन पावर्स ने क्या किया था? इन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन सब ने मिलकर क्या किया था? नेपोलियन को हराया था। Who had collectively defeated Napoleon met at Vienna। और उसके बाद वो लोग कहाँ पे मिले थे? एक वियना में वो लोग सेटल डाउन टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। सेटलमेंट करने के लिए, समझौता तैयार करने के लिए ये लोगों ने जब नेपोलियन को हरा दिया तो समझौता तैयार करने के लिए ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया वो सब मिले थे एक साथ। ठीक है, वियना में सब कोई एक साथ मिला। एंड वियना में सब कोई एक साथ मिला। हाँ, 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर के, जो जैसे हमारे जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो हमारी तरफ से इनडायरेक्टली मतलब हमारी तरफ से वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जो भी लॉज हैं, जो या हमारे फेवर में जो वर्क्स होते हैं। तो डैट इज जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर के, ठीक है, जो उसको यूरोपियन को रिप्रेजेंट कर सकते थे, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और या प्रशा और जो ऑस्ट्रेलिया थी वो सब इकट्ठे हो गए। ठीक है, और उन्होंने इकट्ठे होके कलेक्टिवली किसको हराया था? नेपोलियन को डिफीट किया था। और उस नेपोलियन को डिफीट करने के बाद उन्होंने वो सब कहाँ पे मिले? वियना में मिले थे। और वियना में मिलके वो एक ड्रॉ तैयार कर मतलब एक ड्रॉ अप तैयार कर रहे थे, सेटलमेंट फॉर यूरोप। सेटलमेंट फॉर यूरोप का एक ड्रॉ अप तैयार कर रहे थे। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन। जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द एंड द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक। द कांग्रेस वॉज होल्ड बाय द ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मैटरनिक एंड कांग्रेस को क्या किया गया था कि
इस समझौते में, ये जो समझौते में ये लोग इकट्ठा हो रहे थे, दैट इज ड्रॉप कर रहे थे यूरोपियन को, तो उसमें कौन कौन था? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो कांग्रेस को भी क्या किया गया था इस सम्मेलन की, दैट इस ये क्या बोलते हैं, द कांग्रेस वॉज होस्टेड, कांग्रेस ने ही होस्ट किया था, बाय द ऑस्ट्रियन, कांग्रेस ने इसको होस्ट किया था, और बाय द ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन चांसलर, किसने किया था? किसकी मतलब किसके अंडर में हुआ था? ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक ने किया था। द कांग्रेस होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। The delegates drew up the Treaty of Vienna. जो delegates थे उन्होंने ड्रू किया था Treaty of Vienna with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. During the Napoleonic Wars. अब क्या हुआ था? जो इनमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे 1815 की, 1815 दैट इज ट्रीटी ऑफ जो वियना तैयार की, जिसका एम क्या था? उनका मतलब उन कई सारे चेंजेस को ख़त्म करना था जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान हुए थे। नेपोलियन के साथ क्या हुआ था? नेपोलाई युद्ध के दौरान हुए थे। आप कह सकते हो कि दैट इज द डेलीगेट ड्रू अप, जो डेलीगेट थे उन्होंने एक परफॉर्मा तैयार किया, ड्रू अप किया, मतलब ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना मतलब एक संधि थी वियना की, 1850 में साइन किया गया विद द ऑब्जेक्ट, इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स रखे गए थे? अनडूइंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया गया, दैट हैज कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर, और वो उन चेंजेस को उन्होंने हटाने के लिए कहा जो नेपोलियनिक वॉर्स में हुए थे। ठीक है, ड्यूरिंग जो नेपोलियनिक वॉर्स में चेंजेस आए थे यूरोप में, उसको, उन सारी चीज़ों को इस ट्रीटी ऑफ वियना में डिस्कस किया गया और कहा गया कि उसको हटाना है, दैट रिमूव करना है। द बुरबॉन डायनेस्टी, दैट इज 18 हाँ, जिसमें आप कह सकते हो द बुरबॉन डायनेस्टी, बुरबॉन डायनेस्टी, that is the Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. जो बुर्बन डायनेस्टी थी, क्या किया गया कि जो फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान, फ्रांस रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, जो बुर्बो डायनेस्टी थी को सत्ता में बहाल किया, मतलब बुर्बो डायनेस्टी को डिपोज्ड किया गया था, मतलब उसको लेकर आया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रांस ने उस टेरिटरी को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के, मतलब नेपोलियन के, और फ्रांस, देखो इस बुर्बन डायनेस्टी में क्या हुआ था, बॉर्बन डायनेस्टी में क्या किया गया था, विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द, इसको कब लाया गया था, मतलब इसका वंश कब चला था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान था, ड्यूरिंग, और वॉज रीस्टोर टू पावर, मतलब रीस्टोर टू पावर लेकर आए थे, इसे रीस्टोर किया गया था इसके पावर को, और जो फ्रांस थी लॉस्ट द टेरिटरी, फ्रांस ने उन सारी टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया था जो उसने नेपोलियन के अंडर में उन टेरिटरीज पे कब्जा किया था, जो उसने नेपोलियन के अंडर में उन टेरिटरीज पे कब्जा किया था, फ्रांस ने उसको क्या किया, फ्रांस उसको लॉस्ट कर गई। ठीक है, अगर आप इन फ्रांस ने क्या किया था, दैट फ्रांस रिवॉल्यूशन के दौरान जितने भी हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। देखो जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन था तो बुर्बन डायनेस्टी को हटाया गया था, लेकिन उसको फिर से रीस्टोर किया गया था, उनकी पावर को दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया था, और फ्रांस ने
उन टेरिटरीज को खो दिया जिन पर उन्होंने कब्जा किया था, किसके अंडर में रहकर, नेपोलियन के अंडर में रहकर, जिन पर उन लोगों ने कब्जा किया था। एंड दैट where I am that a series of states were set up on the boundaries of France. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उस पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस आगे एक्सपैंड ना हो पाए। ठीक है, और देखो अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप, सीरीज जो स्टेट की सीरीज थी उसको सेटअप किया गया था ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस की बाउंड्रीज पे स्टेट ऑफ सीरीज को सेटअप कर दिया गया टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए फ्रेंच के एक्सपेंशन को रोकने के लिए कि फ्यूचर में फ्रेंच मतलब अपने आप को काफ़ी आगे ना बढ़ा ले, एक्सपैंड ना कर ले अपने को। इसको रोकने के लिए उन्होंने वो सीरीज ऑफ स्टेट्स को वहाँ पर बाउंड्रीज पे लगा दिया। थस the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. तो क्या किया गया कि thus the kingdom of Netherlands which included Belgium, और उसके बाद से क्या किया गया कि नॉर्थ में नीदरलैंड का स्टेट स्थापित किया गया। नॉर्थ में नीदरलैंड्स को किंगडम ऑफ द नीदरलैंड को कहाँ पे क्रिएट किया गया या कहाँ पे उसको सिचुएटेड किया गया या कहाँ पे एक्सपैंड किया गया, मीन्स की नॉर्थ में, एंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम इंक्लूड था, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. अब क्या क्या इसमें बेल्जियम इंक्लूड था और साउथ में पिंडमॉन्ट में जेनोआ जोड़ दिया गया। देख पहला क्या था, नॉर्थ में नीदरलैंड को सेटअप किया गया, नीदरलैंड का किंगडम था और उसके अंदर कौन सा इंक्लूड था, बेल्जियम इंक्लूड था। उसके अंदर कौन सा इंक्लूड किया गया था, बेल्जियम को इंक्लूड किया गया था। और बॉस देखिए नीदरलैंड हमारा नॉर्थ में था, ठीक है, नीदरलैंड नॉर्थ में था तो उसके अंदर हमने बेल्जियम को शामिल कर लिया था। एंड आप कह सकते हैं कि पिनमॉन्ट जिनोआ वॉज एडेड टू पिनमॉन्ट, जेनोआ को ऐड किस में किया गया था, पिनमॉन्ट में जोड़ दिया गया था। जेनोआ को पिनमॉन्ट में जोड़ दिया गया था जो कि साउथ में था, जो कि किस में था, साउथ में पिनमॉन्ट में क्या जोड़ा गया था, जेनोआ को जोड़ दिया गया था। और जो प्रूशिया वॉज, तो इसमें क्या था, नीदरलैंड में किसको जोड़ा गया था, बेल्जियम को जोड़ा गया था। और नीदरलैंड के किंगडम में किसको, बेल्जियम को जोड़ा गया था जो कि नॉर्थ में है। और उसके बाद से हमने किसको जोड़ा था, नीदरलैंड के बाद से, दैट इज जिनोआ, मतलब पिंडमॉन्ट में किसको जोड़ा गया था, जेनोआ को जोड़ा गया था। पिंडमॉन्ट में जेनोआ को जोड़ा गया था जो कि साउथ में है। और दैट इज और जोड़ा गया था जो कि साउथ। और प्रूशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। और जो प्रूशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर while Austria was given control of northern Italy. अब क्या किया गया था, जो प्रूशिया थी, दैट इज कि प्रूशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट इन न्यू टेरिटरी। प्रूशिया को क्या किया गया, प्रूशिया को उसकी वेस्टर्न
वेस्टर्न बाउंड्रीज पे इम्पॉर्टेंट नई टेरिटरीज दिए गए थे। प्रूशिया को हमने क्या दिया गया, प्रूशिया को हमने दिया था इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज हमने प्रूशिया को दी थी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, ऑन इट्स वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, वेस्टर्न के जो फ्रंटियर्स थे उसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज थी हमने किसको दिया था, प्रूशिया को दिया था। और एंड जबकि अगर आप बात करो वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को हमने क्या दिया था, मतलब नॉर्दर्न इटली दे दिया था। ऑस्ट्रिया को कहा था आप नॉर्दर्न इटली पर अपना कंट्रोल रखें, ऑस्ट्रिया को हमने क्या कहा था कि नॉर्दर्न इटली पर आप अपना कंट्रोल रखें। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। अब आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था कि हाँ, हमने प्रूशिया को इम्पोर्टेंट टेरिटरी दे दी थी वेस्टर्न फ्रंटियर पर, और ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया था, किसको कंट्रोल करने के लिए, नॉर्दर्न इटली को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रिया को हमने कह दिया था। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। और उसके बाद हमने क्या किया, मगर नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था उसे बरकरार रखा गया। बट जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, दैट हैड बीन, जिसे नेपोलियन ने सेटअप किया था, उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। उसे ऐसे का वैसे ही, मतलब जैसे नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था उसे वैसे ही रख, और कॉन्फेडरेशन मीन्स होता है महासंघ, उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। एंड इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट में क्या हुआ था कि रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। क्या किया गया कि ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड का क्या किया गया, एक हिस्सा दे दिया गया। और जो प्रूशिया या प्रशा थे उसको क्या दिया गया था, उसको सैक्सनी मीन्स प्रशा को मतलब कुछ पोर्शन, गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी का कुछ पोर्शन दिया गया, ठीक। एंड द मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर दी मोनार्की, और जो मेन इंटेंशन था, इन सब का जो मेन इंटेंशन था वो क्या था कि हमें मोनार्की मतलब रीस्टोर करना है, मोनार्की की बहाली दोबारा करना है, और राजतंत्र लेकर आना है कि उसमें सिर्फ राजाओं का चले। और दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, ठीक है, जिन्हें नेपोलियन ने ओवरथ्रोन कर दिया था, और क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और उसने क्या किया था, एक कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में वो लेकर आया था। अगर आप देखें तो रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया था, और प्रूशिया या प्रशा को हमने सैक्सनी का पार्ट दिया गया था, ठीक है। और इन सब का जो मतलब आप कह सकते हो जो मेन इंटेंशन क्या था कि हमें रीस्टोर करना है मोनार्की, हमें क्या स्टोर करना है, हमें रीस्टोर, इनका जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, रीस्टोर करना था मोनार्की को, जिन्हें नेपोलियन ने क्या किया था, ओवरथ्रोन कर दिया था, मतलब बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था, ओवरथ्रोन कर दिया था। एंड उसने क्या किया, क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और उसके बाद उसने एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट किया था यूरोप में, ठीक है। एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर मतलब रूढ़िवादी सिस्टम को कायम करने का लक्ष्य भी था। दैट उसने एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया था यूरोप के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। दैट एंड next, conservatives regimes set up in 1815 were autocratic.
1815 में जितने भी सेटअप हुए थे, जो कंजर्वेटिव सेटअप हुए थे, उनका रिज मतलब जो शासन था, जो व्यवस्थाएं थी, सेटअप किया गया था, वो सब क्या था? एक ऑटोक्रेटिक था। वो क्या था? एक ऑटोक्रेटिक था। 1815 में मतलब जो कंजर्वेटिव रिज्म थे, जो कंजर्वेटिव रिज्म मतलब शासन काल जो था, जो शासन था, सेटअप किया गया था 1850 में, वह ऑटोक्रेटिक था। वो कौन सी व्यवस्थाएं थी, वो कौन सा कंजर्वेटिव रिज्म था जो 1815 में सेटअप किया गया था? दैट इज वह ऑटोक्रेटिक था। ठीक है। एंड दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. अब क्या था कि दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, वे क्रिटिसिज्म या आप कह सकते हो डिसेंट, असहमति, या आप क्रिटिसिज्म आलोचना को बर्दाश्त नहीं करते थे। ठीक है, वो टॉलरेट नहीं करते थे कि कोई भी क्रिटिसिज्म करे, मतलब कोई भी हमारी बुराई करे, क्रिटिसाइज करे हमें, या डिसेंट करे, या असहमति निभाए, मतलब बोले कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, दैट इज वो बर्दाश्त नहीं करते थे। दैट इज उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं करते थे ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिव रिज। तो उन्होंने क्या किया था? साउथ टू कर्व एक्टिविटीज, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज को दबाने की कोशिश की थी, जो जो क्वेश्चन पूछ रही थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से, जो क्वेश्चन पूछ रही थी, क्वेश्चन कर रही थी लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पर जो क्वेश्चन पुटअप कर रही थी, उसकी वैधता पे, उसकी वैलिडिटी पे सवाल उठा रही थी कि ये गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। इन सब के क्वेश्चन उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिससे कि वो गवर्नमेंट की मतलब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो उन पे क्वेश्चन पुटअप कर रहा था उसको दबाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मतलब उन एक्टिविटीज पे क्वेश्चन मतलब वो दबा रहे थे कि उनसे क्यों क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। दैट एंड मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज, और जो मोस्ट ऑफ देम क्या था, मोस्ट ऑफ देम क्या कर रहे थे? इम्पोज कर रहे थे सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल what was said in newspaper, books, plays and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution, associated with the French Revolution, और most of them imposed censorship, और सब पे क्या किया गया था? ज़्यादातर गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने सेंसरशिप को वो लेकर आ गई थी, सेंसरशिप लॉज लेकर आ गई थी, जिससे कि वो कंट्रोल कर पाए कि जो न्यूज़पेपर में बातें लिखी गई हैं उन बातों पर वो कंट्रोल कर पाए कि न्यूज़पेपर में ऐसी कोई भी बात ना जाए, बुक में ना जाए, प्लेज में वो लोग ना करें, मतलब प्लेज मतलब खेलना नहीं, नाटक, एंड सॉन्ग्स में, और जो रिफ्लेक्टेड द आइडियाज, वो उन चीज़ों को वो दबाने की कोशिश कर रही थी कि जिससे वो रिफ्लेक्टेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में पता चले इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, और मोस्ट ऑफ देम ने क्या किया? इम्पोज कर दिया सेंसरशिप लॉ को। सेंसरशिप लॉ में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ उनके अकॉर्डिंग, उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, उनको मतलब पॉजिटिविटी जब भी शो नहीं किया जाता है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं? उस नेगेटिविटी को वो लोग कट करवा देते हैं। ठीक है, इसके लिए वो कुछ लॉज बना देते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ था? वॉट वॉज सेड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उनके बारे में क्या लिखा है, बुक्स में, प्लेज एंड सॉन्ग्स, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ, एंड जिनसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़े रिफ्लेक्टेड आइडियाज आए थे लिबर्टी और फ्रीडम को, इन सब पे क्या लगा दिया गया था? उस पे क्या लगाया था? सेंसरशिप कंट्रोल लॉ लगा दिया गया था, जिससे कि कोई भी किसी भी रिवॉल्यूशन की बात ना करे, मतलब सब कंजर्वेटिव शासन का रेजिम्स के अंडर में आए, सब लोग कंजर्वेटिव रेजिम्स के अंडर में आए, एंड दैट सब
the you can see the picture that is given in your book, figure 6. The club of thinkers, the club of thinkers है, that is anonymous caricature dating to see 1820. एक फोटो है जिसपे बस कमेंट किया जा रहा है, दैट इज, इसमें क्या है, द plaque on the left bears the inscription, the most important question of today's meeting, how long will thinking be allowed to us. और आप देख सकते हो कि अदर लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, आज की मतलब जो आज की टुडेज की मीटिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टुडे की मीटिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा, मतलब हमें कब तक अलाउ किया जाएगा, कितना टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, कब तक होगा. एंड द बोर्ड ऑन द राइट लेफ्ट, और जो राइट तरफ जो बोर्ड है उसमें क्या लिखा गया है, रूल्स ऑफ द क्लब विच इंक्लूड द फॉलोइंग. कुछ रूल्स है उस क्लब के जो मतलब वहां पे रिटन डाउन है. साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडेड ऑफ दिस लर्न सोसाइटी. इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम क्या होता है, पहला क्या होता है, साइलेंस रहना. पहला नियम क्या है, ये जो एजुकेटेड पर्सन है उनके बीच में सिर्फ साइलेंस रहना. सेकंड क्या है, टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी whereby a member of this club may succumb to the temptation, ठीक है, to the temptation of speech, models will be distributed to members upon entry. ऐसी कई स्थिति से बचने के लिए, ऐसी कई सिचुएशन से बचने के लिए जब हम क्लब का कोई सदस्य बोलने का मतलब हमें बच के रहना चाहिए, खामोशी दिखानी चाहिए. अगर लगता है, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट दिया जाता है जिसमें आप बोलो तो जो सदस्यों को जो प्रवेश करने पे मुंह बंद करने वाले, देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसी टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें लगता है कि हम बोल पड़ेंगे, तो इसके लिए उन्हें क्या दिया गया था, मुजल्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एंट्रिंग में, मतलब घुसने से पहले उसे मुजल्स दिया गया था. आप देख रहे होंगे इनके मुंह पे एक वाइट कलर का पट्टी लगी है, जैसे आजकल हम लोगों में कोरोना के लिए लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, तो इनको मतलब हम लोगों का तो नोज से लगा रहता है माउथ तक, तो इनका सिर्फ माउथ और नोज के उधर से जा रहा है. तो ये प्रोवाइड किया गया है कि आपको कोई भी कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे इस क्लब में बोलने के लिए, लेकिन आप समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, तो आप बिल्कुल चुप रहेंगे. दैट नेक्स्ट let's continue our topic that हमारे और टॉपिक में क्या लिखा था कि द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continue to inspire liberal. लेकिन फिर भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरी थी वो क्या कर रहे थे, लिबरल्स को लगातार कंटिन्यू, लिबरल्स को लगातार इंस्पायर कर रही थी, लिबरल्स को लगातार क्या कर रही थी, इंस्पायर्ड कर रही थी, इंस्पायर्ड कर रही थी. एंड वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of the press. लेकिन क्या हुआ था, दो मेमोरी ऑफ दी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी नॉनलेस कंटिन्यू टू, मतलब नॉनलेस कंटिन्यू क्या हो रहा था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज थी वो कंटिन्यू लिबरल्स को इंस्पायर कर रही थी, कंटिन्यू लिबरल्स को क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी. और जो मेजर इशू था टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है, who criticized the new conservative order was freedom of the press. जो वन ऑफ द मेजर इशू था
टेकन मतलब मेजर इशू लिबरल नेशनलिस्ट ने उसे लिया था। दैट हु क्रिटिसाइज द न्यू, वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कंजर्वेटिव ऑर्डर को। और कौन से ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहे थे? जिसमें सेंसरशिप लॉ को कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि वो क्या चाहते थे, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे फ्रीडम ऑफ द प्रेस को पूरी तरह से फ्रीडम दिया जाए। जो हमारे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट चाहते थे कि प्रेस को पूरी तरह से फ्रीडम दिया जाए। एंड आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिवॉल्यूशनरी। द रिवॉल्यूशनरीज During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. And during the fear क्या हुआ था कि द रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या था? क्रांतिकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 1850 के बाद से 1850 ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1850 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। और मतलब 1815 के बाद के जितने भी ईयर्स आए थे उसमें मतलब एक फियर ऑफ रिप्रेशन था। और फियर ऑफ रिप्रेशन से क्या हुआ था? जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। लिबरल नेशनलिस्ट डर कर अंडरग्राउंड हो गए थे। आप कह सकते हो रिप्रेशन मतलब होता है फियर ऑफ रिप्रेशन मतलब दमन। फियर मतलब डरना, मतलब भय से, दमन के भय से। ठीक है, उनको कोई भी दबा सकता है, उससे मतलब क्रांतिकारी से वो लड़ नहीं सकते थे, तो मतलब उनके डर से वो क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए थे। एंड सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. और फिर क्या किया गया कि बहुत सारे जितने भी यूरोपियन जो सीक्रेट सोसाइटी थे sprang up in many European states, और जो सीक्रेट सोसाइटीज थे उन्हें क्या किया गया था? और स्टेट बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में रिवॉल्यूशनरी को ट्रेन किया जा रहा था। स्प्रेड मतलब उनको आइडियाज़ दिया जा रहा था, मतलब उनके आइडियाज़ को स्प्रेड किया जा रहा था। और इसके लिए क्या हुआ? एक सीक्रेट सोसाइटी का जन्म हुआ था। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी का जन्म हुआ था, स्प्रैंग अप हुई थी क्योंकि मैनी यूरोपियन स्टेट्स में क्या किया जा रहा था? रिवॉल्यूशनरी को ट्रेन किया जा रहा था एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, और उनके आइडियाज़ को क्या किया जा रहा था? स्प्रेड किया जा रहा था। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. To be revolutionary at this time मतलब उस समय रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि क्या था? एक कमिटमेंट था कि टू अपोज मतलब एक कमिटमेंट किया जाता था कि आप मोनारिकल फॉर्म को अपोज करेंगे, उसका विद्रोह करेंगे। दैट हैड बीन स्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना क्रॉस, और दैट जो स्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद। ठीक है, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आप फाइट करेंगे अपनी लिबर्टी के लिए एंड फ्रीडम के लिए आप फाइट करेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी में जाने का मतलब क्या था? एट दिस टाइम उसका मतलब यही था कि आप पूरी तरह से कमिटेड हो कि आप विद्रोह अपोज करोगे मोनार्कल फॉर्म को, और दैट हैड बीन ये इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द वियना कांग्रेस के बाद।
एंड टू फाइट, और आप लड़ोगे लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। आप क्या करोगे? आप लड़ोगे लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। एंड most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom। और जो मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज थे, जो ज़्यादातर क्रांतिकारी थे, मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या देखा? ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ, उन्होंने क्रिएशन देखा नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और एज अ नेसेसरी पार्ट थे वो इस फ्रीडम के स्ट्रगलिंग में। आप कह सकते हो जो ज़्यादातर क्रांति रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने क्या देखा? नेशन स्टेट की स्थापना को, आज़ादी के इस रिवॉल्यूशनरी हमेशा क्या मानते थे कि नेसेसरी है कि जो हमारा नेशन स्टेट है जो क्रिएट कर रहे हैं, हम नेशन स्टेट को जो क्रिएट कर रहे हैं, नेसेसरी है कि वो हमारे स्ट्रगल फॉर जो फ्रीडम है, जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उसमें पार्टिसिपेट करें, स्ट्रगल फॉर जो फ्रीडम है उसमें पार्टिसिपेट करें। एंड one such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini। अब क्या हुआ था? Giuseppe Mazzini। यहाँ पे क्या किया गया था कि वन सच इंडिविजुअल वॉज द इंडियन रिवॉल्यूशनरी। सच मतलब ऐसा ही वो व्यक्ति था, इटली का एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था। कौन था? जूसेपी मैसिनी था, ठीक है। एक इंडिविजुअल वॉज द एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, जूसेपी मैसिनी, ठीक है। वो वैसे ही था, बिल्कुल व्यक्ति था। अब कैसा था? उनका जन्म क्या हुआ था? बॉर्न इन जेनोवा में उनका जन्म, जियुसेप्पी मैसिनी का जन्म कहाँ हुआ था? 1807 में जेनोवा में हुआ था। 1807 में कहाँ हुआ था? जेनोवा में हुआ था। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। वो क्या था? वो मेंबर था सीक्रेट सोसाइटी का। वो मेंबर किसका था? उस सीक्रेट सोसाइटी का जहाँ पे यूरोपियन मतलब रिवॉल्यूशनरी को ट्रेड किया जा रहा था और स्प्रेड देयर आइडियाज थे, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी ऑफ दी मतलब कहाँ का वो मेंबर था? सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था, दैट इज कार्बोनारी का था, ठीक है। कार्बोनारी। और एज अ यंग मैन ऑफ 24 he was sent into exile in 1831, और he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria, ठीक है, for attempting a revolution in Liguria। देख क्या किया गया था? अगर हम देखें मतलब एक रिवॉल्यूशनरी की बात करते हैं, एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी की बात करते हैं, दैट इज एक पर्सन था, एक वंस एन इंडिविजुअल एक था, दैट इज इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, उसका नाम था जूसेप्पी मैसिनी था। एंड उसका जन्म कहाँ हुआ था? जेनोवा में हुआ था 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। वो मेंबर बना था सीक्रेट सोसाइटी का, और कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का? कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी का वो मेंबर था। और 24 इयर्स की मतलब 24 इयर्स का वो यंग पर्सन था, और ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल। उसे क्या किया था? लिगुरिया में मतलब लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे क्या किया गया था? 24 देखो, ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831। उसे 1831 में, आई थिंक न्यू बुक में नहीं है, 24 इयर्स के एक यंग मैन को कहाँ भेजा गया था? मतलब लिगोरिया में भेजा गया था क्रांति के लिए,
ठीक है। फॉर एटमिक मतलब 24 ईयर्स का जो यंग मैन था, डैट इज जूसेपी मैथ्सिनी को कहाँ भेजा गया था? एटमिक मतलब 1831 में उसे भेजा गया था कि वो अटेम्प्ट करे एक रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया। वो क्या करे? अटेम्प्ट करे रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया। दैट और उसे क्या किया गया था? मतलब ही वॉज सेंट इन टू एक्साइल इन 1831। उसे सेंड किया गया था रिवॉल्यूशन करने के लिए इन लिगोरिया। और मतलब एंड आई थिंक न्यू बुक में है कि 24 ईयर्स का जो यंग पर्सन था उसे लिगोरिया में क्या रिवॉल्यूशन करने के लिए, मतलब उसे अटेंड करने के लिए, रिवॉल्यूशन करने के लिए उसे भेजा गया था। उसे बहिष्कृत कर और उसे वहाँ से क्या किया गया था? एक्साइल मतलब उसे बहिष्कृत, उसको मतलब हटा दिया गया था। यू कैन से कि बाइकॉट कर दिया गया था, करने के लिए उसे बाइकॉट कर दिया गया था। ठीक है। और मतलब उसने लिगोरिया में जो रिवॉल्यूशन किया उसके लिए उसे क्या किया गया? बाइकॉट कर दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। ही subsequently founded 2 more underground society. First Young Italy and first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Berne. ठीक है। पहला उसे क्या था? यंग इटली इन मार्से और सेकेंड था यंग यूरोप इन बर्न। whose members were like minded young man from Poland, France, Italy and the German state. अगर आप देखें इसको दोबारा रीड कर, दैट इज ही सब्सिक्वेंटली फाउंड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। उसे 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज मिले थे। दैट इज फर्स्ट उसे क्या मिला था? यंग इटली इन मार्से और यंग यूरोप इन बर्न में मिला था। Who members were like minded young man from Poland, France, Italy and German states. That अगर हम देखें तो उसे क्या मिला था? उसे ही सब्सिक्वेंटली उसने फाउंड किया था 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, यू कैन से सीक्रेट सोसाइटी उसने फाइंड किया था। और वो क्या था? 2 थे। तो पहला का नाम क्या था? यंग इटली इन मार्से एंड यंग यूरोप इन बर्न था। ठीक है। whose members जैसे उसके जो मेंबर्स थे जैसे मतलब उसी के माइंड से थे, मतलब जो उसके मेंबर थे सबका मतलब यंग, वो लोग भी यंग मेंबर्स थे और सबकी सोच एक जैसी थी, सबकी थिंकिंग क्या थी? एक जैसी थी। फ्रॉम पोलैंड, और वो लोग कहाँ से थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट से थे। पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से थे। दैट and Mazzini believed that God had intended nation to be the natural units of mankind. Mazzini believed that Mazzini बिलीव करता था कि God had intended nation to be the natural units of mankind. और मैथ्सनी का विश्वास था कि जो गॉड की मर्जी के अकॉर्डिंग ही जो नेशन है, वो जो मैज़िनी था वो बिलीव करता था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन, गॉड ने इंटेंड किया है, बनाया है नेशन,
नेशन को टू बी अ नेचुरल, मतलब नेशन है एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड की, ठीक है। उसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग ही जो हमारा नेशन है वही ह्यूमन की मैनकाइंड है। आप कह सकते हो जो हमारा नेशन है, नेशन टू बी वो नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का, ठीक है। हमारा नेशन नेचुरल यूनिट किसका है? मैनकाइंड का। एंड नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का, ठीक है। मैजिनी का विश्वास था। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो क्या हुआ, इटली जो इटली पैच वर्क कर रही थी स्मॉल स्टेट और किंगडम्स को, स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स के, अब इटली क्या था, इट हैड टू बी सॉरी सो इटली, अब इटली कंटिन्यू नहीं कर सकती थी कि वो कैसे रह रही थी, पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स के रूप में वो रह रही थी। वो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है। वो अब मतलब कि एक कैद की तरह नहीं रहना चाहती थी। तो दैट इज क्योंकि वहाँ पे स्मॉल स्टेट्स थे और स्मॉल किंगडम्स थे, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेट्स थे एंड स्मॉल स्मॉल किंगडम्स थे। ही हैड टू बी forged into a single unified republic within a wider alliance of nation। तो क्या किया था, it had to be forged into a single unified, उसे क्या किया, उसे जोड़कर राष्ट्रों के उसने क्या किया था कि उसे था इट हैड टू बी फोर्ज इनटू, मतलब इट हैड टू बी, उसे फोर्ज इनटू क्या किया था, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक उसे बना था विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। वाइडर अलायंस मीन्स की जुड़कर, अलायंस मीन्स की जुड़कर उसे एक नेशन बनना था, ठीक है। उसे एक अंदर नेशन बनना था। एंड क्या हुआ था कि वो फोर्थ, मतलब जो सिंगल यूनिफाइड, इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। उसे जोड़कर उसे क्या किया गया था, इटली को हाँ, उसे जोड़कर इटली को उसे जोड़कर क्या किया गया था, सिंगल, उसे जोड़कर नेशन के वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस के अंदर क्या किया गया था, बनना ही था। उसे क्या बनना था, उसने कहा कि जितने भी हमारे स्मॉल स्टेट्स हैं उसने कहा कि हमें जुड़ना है, एक अलायंस ऑफ नेशन में हमें जुड़ना है, ठीक है। एक नेशन में जुड़ना है और हमें बनना क्या है, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना है। इटली ने कहा हमें सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना है, ठीक है। विद इन मतलब वाइडर अलायंस ऑफ नेशन में हमें जोड़कर सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना है। एंड दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ये जो यूनिफिकेशन, इटली की दैट, ये जो यूनिफिकेशन अलोन ये बेसिस था इटालियन की लिबर्टी का। सबसे बेसिक क्या था, इटालियन को लिबर्टी कैसे हो सकती थी, यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अगर आप कह सकते हो कि इसके अंदर में मतलब या एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था, ठीक है। ये यूनिफिकेशन ही क्या हो सकता था, इटली की लिबर्टी का, इटली के फ्रीडम का बेसिस हो सकता था। इटालियन लिबर्टी का क्या हो सकता था, बेसिस हो सकता था इटालियन लिबर्टी। एंड फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। और उसके मॉडल को देखकर, मतलब उसके इस मॉडल की देखा देखी कि उसने अपने आप को कैसे वो रिपब्लिकन बनाना चाहता था, उस मॉडल की देखा देखी क्या हुआ था, जो उसने सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप, सीक्रेट सोसाइटीज को सेटअप किया गया था जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में। जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में
सीक्रेट सोसाइटी को सेटअप किया गया था। और मैज़िनी में क्या हुआ था? रिलेंटलेस opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative। अब क्या हुआ था कि मैथ्सिनी ने क्या किया था? मैथ्सिनी ने रेस्टलेस मतलब रिलेंटलेस ऑपोजिशन किया था, अपोज किया था मोनार्की को। मतलब बहुत ज़्यादा ही उसने घोर विरोध कर दिया था। किसका विरोध किया था? मोनार्की का, राजतंत्र का विरोध कर दिया गया था। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो उसका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, वो क्या था? फ्राइटन दी कंजर्वेटिव। उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक पब्लिक का, उससे मतलब कंजर्वेटिव भी उससे क्या हो गई थी? उससे डर गई थी। जो कंजर्वेटिव थी वो भी उससे डर गई थी। ठीक है, मोसनी ने आप कह सकते हो कि फ्राइटन, उसने डेमोक्रेटिक का जो उसका विजन था उसे फ्राइटन दी मतलब डरा दिया था या हरा दिया था कंजर्वेटिव्स को। कंजर्वेटिव्स कौन थी? रूढ़िवादी को उसने डराया, हरा दिया था एंड डरा दिया था। मैटरनिक, जो मैटरनिक ने क्या किया? मैटरनिक ने उसे मतलब मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज the most dangerous enemy of the most dangerous enemy। जो मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। और किसने बताया? मैटरनिक ने डिस्क्राइब किया उसे, मतलब किसे डिस्क्राइब किया था कि जिसपी मैथ्सिनी को क्या डिस्क्राइब किया था कि ये सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का, हमारे सोशल ऑर्डर का मोस्ट डेंजरस एनिमी है। और आप फिगर 7 में भी देख सकते हैं दैट फिगर 7 में क्या लिखा गया है? Giuseppe Mazzini and the founding of Young Europe in Bern। ठीक है, बर्न में 1830 और 1833 में यंग यूरोप की मतलब उसको फाउंडिंग किया जा रहा है, उसकी फाउंडिंग है यंग यूरोप की बर्न में 1833 में। और ये प्रिंट भी किया गया था, फोटो है दैट इसमें शो किया जा रहा है। दैट इट इज योर topic under the making of nationalism in Europe। The making of nationalism in Europe में ये आपका टॉपिक था, that is a new conservation after 1815 and the revolutionaries।